आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं महाना सांगा। और महाना सांगा ध्यान रखना, विशेष रूप से अपन जो पढ़ेंगे वो आपकी कौन सी बुक से पढ़ेंगे, तो 10th की जो सामाजिक विज्ञान है उससे पढ़ेंगे। जितना उसके अंदर दे रखा महाना सांगा के बारे में उतना ही अपन पढ़ेंगे, उतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को ज्यादा अध्ययन करना है तो इसके ऊपर मैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। और ये ध्यान रखना, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अस्मेर के द्वारा प्रकाशित एक बुक है जो बहुत ही बढ़िया और शानदार बुक है और ऑथेंटिक बुक है। ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो चले बच्चों, बिना किसी देरी के क्लास आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा, महाना सांगा की शासनकाल की अगर बात करते हैं तो इनका शासनकाल माना जाता आपका 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक इनका क्या था, शासनकाल था। ठीक है। देखिएगा, ये बात कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि महाना सांगा थे वह मेवाड़ के महाना कब बने थे। तो 1509 ईस्वी के अंदर वो मेवाड़ के महाना बने और कितने साल कब तक रहे थे, तो 1528 तक वो रहे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद में कहते हैं कि महाना सांगा पृथ्वीराज, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं, उसकी धावक शक्ति के कारण कहते हैं। तो दौड़ने में बहुत तेज था, इस कारण उसको उड़ना राजकुमार कहते हैं। जयमल और राज सिंह, ठीक है, ये चारों आपस में क्या थे, भाई थे। कौन कौन, महाना सांगा, पृथ्वीराज जिसको पृथ्वीराज सिसोदिया भी कहते हैं, और जयमल और आपके राज सिंह, ये चारों भाई थे। तो ध्यान रखना, ये चारों थे, ये चारों किसके बेटे बताए जाते हैं, तो मेवाड़ के महाना रायमल के बेटे थे। किसके बेटे थे, रायमल के। और रायमल था, इस रायमल की मृत्यु के बाद इन चारों के अंदर आपस के अंदर कौन सा युद्ध शुरू हो जाता है, तो उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके अंदर अंतिम रूप से विजय कौन रहा था, तो महाना सांगा विजय रहे। यहां से बच्चों कई बार एक बात पूछी जाती है कि उत्तराधिकार युद्ध के दौरान महाना सांगा को शरण किसके द्वारा दी गई। तो ध्यान रखना, अजमेर के पास एक स्थान पड़ता है, स्थान का नाम है श्रीनगर। अजमेर में पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, श्रीनगर, इस श्रीनगर है, इस श्रीनगर था, इसके अंदर ध्यान रखना महाना सांगा है। इस महाना सांगा को क्या दी गई थी, तो शरण दी गई थी। और शरण देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था करमचंद पवार, करमचंद पवार। ओके, तो ये कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, महाना सांगा को शरण किसके द्वारा दी गई थी, तो करमचंद के द्वारा। और ये कहाँ का था, तो श्रीनगर का बताया जाता है। ओके, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, महाना सांगा की उपाधि हिंदू पद क्या है, हिंदू पद। हिंदू धर्म का कहते हैं कि विदेशियों को हिंदू धर्म से, विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए हिंदुओं को इसने रास्ता दिखाया था। इसका क्या कहते हैं, इसको हिंदू पद कहा जाता है। हिंदू धर्म का रक्षक होने के कारण भी इसको क्या कहते हैं, सांगा को क्या कहते हैं, तो हिंदू पद कहा जाता है। ओके, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, तो इसको भी ध्यान रखोगे। यहां से ये वाला पूछा गया तो इसको ध्यान रखोगे। उसके बाद देखिए आगे, महाना सांगा के समकालीन मालवा का सुल्तान नासिरुद्दीन था। कौन था, नासिरुद्दीन था, जिसकी 1511 ईस्वी के अंदर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद मालवा के अंदर उत्तराधिकारी शुरू हुआ, जिसमें मेदिनी राय, ये चंदेरी का था। ठीक है, मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय था, वह क्या बना, सुल्तान बना। ठीक है। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को, एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि महाना सांगा के समकालीन मालवा का सुल्तान कौन था। तो बच्चों ध्यान रखना, महाना सांगा के समकालीन मालवा का सुल्तान कौन है, आपका नासिरुद्दीन भी है, क्योंकि नासिरुद्दीन की डेथ होती है वह कब होती है, 1511 के अंदर। और महाना सांगा देखिएगा मेवाड़ के महाराणा कब बन रहे हैं, 1509 के अंदर। तो 2 साल ये इनके समकालीन रहा था नासिरुद्दीन। फिर नासिरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा, जिसका नाम क्या था, महमूद खिलजी द्वितीय, ये क्या बना, मालवा का सुल्तान। तो ये भी महाना सांगा के समकालीन हो गया। तो मालवा के 2 सुल्तान थे, एक था नासिरुद्दीन और एक कौन था, महमूद खिलजी द्वितीय, जो सांगा के समकालीन थे। ओके, और मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय था, ये मालवा का क्या बनता है, सुल्तान बनता है। इस प्रकार से कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस प्रकार या एक प्रकार से मेदिनी राय था वह मालवा का
अप्रत्यक्ष क्या बन गया, शासक बन गया। देखिएगा प्रत्यक्ष तो कौन बन गया, आपका महमूद खिलजी द्वितीय बन गया, लेकिन अप्रत्यक्ष यानी कि इसके पीछे कौन था, रियल में वास्तव में अगर बात करें तो शक्ति किसके हाथों में थी, तो मेदिनी राय के हाथों में थी, क्योंकि मेदिनी राय थी, सब मेदिनी राय था करता धरता। ठीक है, ये जो बात थी, दोबारा देखिएगा, एक प्रकार से मेदिनी राय का अप्रत्यक्ष शासक बन गया, कहाँ का, मालवा का। इसलिए मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से क्या कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, यानी कि मालवा से इसको क्या कर दिया, आउट कर दिया। किसने किया, मालवा के अमीरों ने, और किसके सहयोग से, गुजरात के सहयोग से। ओके, गुजरात का कौन सा व्यक्ति था, तो ध्यान रखना, मुजफ्फर शाह द्वितीय था। उस मुजफ्फर शाह द्वितीय के सहयोग से मेदिनी राय को क्या कर दिया गया था, आउट कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में देखिएगा, दूसरी अगर बात करते हैं तो अगला जो आता है वो आता है, ध्यान रखना, इस कारण यानी कि उसको मालवा से जब निकाला गया, इस कारण मेदिनी राय किसकी शरण में आ गया, तो महाराणा सांगा की शरण में आ गया। ठीक है, सांगा की शरण में चला गया या आ गया, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। देखिएगा, मेदिनी राय को निकाला किसने था, मालवा ने। ठीक है, या मालवा के अमीरों ने, और शरण किसके द्वारा दी गई, तो मेवाड़ के द्वारा, यानी महाराणा सांगा के द्वारा। इसका मालवा थे, उस मालवा का सुल्तान था, उसने कहा कि भाई ये हमारा शत्रु है। ठीक है, या मालवा के अमीरों ने कहा कि ये हमारा शत्रु है। ठीक है, आपने इसको शरण कैसे दे दी। इस बात को लेकर मालवा और मेवाड़ के अंदर आपस में युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय परास्त हुआ, और इसके अंदर मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय क्या हो जाता, परास्त हो जाता है, और महाराणा सांगा के द्वारा उसे क्या बना दिया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या बंदी बना दिया जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि महाराणा सांगा के द्वारा मालवा के कौन से सुल्तान को बंदी बनाया गया, तो महमूद खिलजी द्वितीय को बनाया गया। उसके बाद देखिएगा आगे, ईडर के उत्तराधिकार, नागौर पर प्रभाव स्थापित करना, मालवा के सहयोग के कारण सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय, ये ध्यान रखना कौन है, मुजफ्फर शाह द्वितीय के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन अंतिम रूप से कोई भी इसमें सफल नहीं रहा। इस देखिएगा, इस लाइन का एक ही अर्थ निकलता है कि आपके सांगा और गुजरात, इनके मध्य संघर्ष होने का कारण क्या था, तो एक तो था बच्चों क्या, ईडर का जो उत्तराधिकार था वो, और एक था दोनों ही गुजरात और मेवाड़ यानी कि सांगा और मुजफ्फर शाह, ये दोनों ही नागौर के ऊपर अपना क्या करना चाहते थे, प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। एक था मालवा को सहयोग के कारण। ठीक है, ये तीन कुछ कारण थे जिनके कारण, ध्यान रखना, आपके मालवा के सहयोग के कारण। देखिए, मालवा का सहयोग कौन कर रहा था, तो मालवा का सहयोग मुजफ्फर शाह द्वितीय कर रहा था, यानी गुजरात कर रहा था। इस कारण ध्यान रखना, सांगा ने उसका क्या किया था, विरोध किया, सांगा ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो इन तीन कारणों की वजह से आपके सांगा और गुजरात के मध्य आपस में क्या होता है, संघर्ष शुरू होता है, लेकिन अंतिम रूप से कोई भी विजय नहीं रहा था। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में युद्ध आता है जिसको कहते हैं बच्चों, कौन सा युद्ध, खातोली का युद्ध कहते हैं। ठीक है, और खातोली कहां पड़ती है, कोटा के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, देखिएगा, उस दौरान का मतलब आपका जो खातोली का युद्ध हुआ 1517 के अंदर, उस दौरान खातोली था, ये कहाँ पड़ता था, तो उस दौरान बच्चों ये बूंदी के अंदर पड़ता था। कहाँ पड़ता था, बूंदी रियासत का एक पार्ट था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये कहाँ पड़ता है, तो ये कोटा के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी सांगा, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, छोटी से लेकर बड़ी एग्जाम तक ये कंसेप्ट बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ दिया गया, तो याद रखना। एक बात और बता देता हूं, देखिएगा, ये खातोली का युद्ध था। इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि महाराणा सांगा है, उन महाराणा सांगा का एक तो क्या था, हाथ था, वह हाथ क्या हो जाता है, कट जाता है, और एक जो पैर था, पैर, उस पैर से महाराणा सांगा क्या हो जाते हैं, तो लंगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, लंगड़ा। तो ध्यान रखना है, कौन से युद्ध में, खातोली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर से क्या हो गए थे, लंगड़े हो गए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में आता है बाड़ी का युद्ध। ठीक है बच्चों, बाड़ी का युद्ध है, ये बाड़ी धौलपुर में पड़ता है, 1518 के अंदर लड़ा गया। अब ये किस किस के मध्य हुआ, देखिएगा,
सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। और इससे पहले वाला खातौली वाला था, वो भी सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य था। और उसमें कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। और यहाँ भी कौन पराजित हो रहा है? इब्राहिम लोदी। यानी कि महाना सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को 2 बार क्या किया गया? परास्त किया गया। कंटिन्यू 2 बार उसे पराजित कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए बाड़ी का युद्ध क्यों होता है? इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध में हार गया था ना, तो इसने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए महाना सांगा के ऊपर अटैक किया। ठीक है, आक्रमण किया। यही आक्रमण इतिहास में क्या कहलाता है? तो बाड़ी का युद्ध कहलाता है। ठीक है। और कौन जीत गया? सांगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये भी एक बार देख लेते हैं। इस युद्ध के बाद महाना सांगा उत्तर भारत का या उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली क्या बन गया? शासक बन गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आया नहीं लेकिन आ सकता है कि कौन से युद्ध के बाद महाराणा सांगा थे वह उत्तर भारत की या उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बने, तो वो था बाड़ी का युद्ध। उसके बाद में आता है बच्चों कौन सा? पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध है, ये 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा गया। 2 व्यक्तियों के मध्य हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी इसमें क्या हो जाता है? तो परास्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हार जाता है इस युद्ध के अंदर। और ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद में या इस विजय के बाद बाबर था, उस बाबर के द्वारा आगरा के ऊपर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो उस दृष्टि से आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान के अंदर इसके थोड़े कम ही चांसेस है पूछने के, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना, क्योंकि जब सांगा पढ़ते हैं तो ये इनडायरेक्ट रूप से वहां पे आता है। आगे देखिएगा, उसके बाद में आता है बयाना का युद्ध। बयाना पड़ता है, ध्यान रखना, आपका भरतपुर के अंदर। भरतपुर की एक तहसील है, जिस तहसील का नाम है रूपवास। क्या नाम है? रूपवास। रूपवास। ओके। और उस रूपवास तहसील के अंदर क्या पड़ता है? बयाना पड़ता है। इसका कई बार बच्चों ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि रूपवास का युद्ध है वो कब हुआ? तो ये ध्यान रखना, आपके कितनी तारीख को हुआ था? तो ये आपके 16 फरवरी 1527 को हुआ था। कितनी तारीख है? 16 फरवरी 1527 को होता है। और ध्यान रखना किस किस के मध्य होता है? बाबर और सांगा के मध्य, जिसमें सांगा क्या हुए थे? विजय हुए। ठीक है, बाबर क्या हो गया? हार गया। और सांगा की क्या होती है? विजय होती है। ध्यान रखना, ये महाराणा सांगा की कैसी विजय मानी जाती है? तो लास्ट, अंतिम विजय मानी जाती है। उसके बाद महाराणा सांगा कभी भी नहीं जीते। ओके, तो ये खानवा का युद्ध है, सॉरी आपके बयाना का युद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। बयाना युद्ध की सारी बातें याद रखना है, सारी बातें एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा भरतपुर के अंदर पड़ता है। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। कितनी तारीख को? 17 मार्च 1527 को। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया गया। ठीक है, बाबर और सांगा के मध्य हुआ। सांगा इसमें क्या हो गया था? पराजित हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तोप खाना और तुलुगमा पद्धति बाबर की जीत का मुख्य क्या था? कारण था। इसी चीज को कई बार वह उल्टा करके भी पूछता है कि खानवा के युद्ध में सांगा की हार का मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान रखना, बाबर का तोप खाना और तुलुगमा पद्धति। ठीक है, तो ये तुलुगमा पद्धति क्या होती है? ये मैंने मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के डाल रखा है। ठीक है ना, तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तुलुगमा पद्धति को बहुत अच्छे से क्या कर रखा है? समझा रखा है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें याद रखना है कि खानवा युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था? तो बाबर का तोप खाना और उसकी कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति। खानवा युद्ध में सांगा की हार का या परास्त होने का कारण क्या था? तो बाबर का तोप खाना और बाबर की तुलुगमा पद्धति। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही घुमा के पूछ सकता है, याद रखना। उसके बाद देखिएगा 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो 30 जनवरी 1528 को एक स्थान है जिसका नाम है कालपी। क्या नाम है? कालपी। कालपी बच्चों पड़ता है आपका एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इस कालपी के अंदर महाराणा सांगा को सामंतों के द्वारा जहर दे दिया गया। इस कारण 30 जनवरी 1528 को सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब आप कहोगे कि युद्ध तो कहां लड़ रहे थे? खानवा के अंदर, भरतपुर के अंदर।
ये एमपी कैसे पहुंच गए, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है बच्चों, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल 10th की पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, उसके मेन फैक्ट है वो पढ़ा रहा हूँ। डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद में जैसे ही 10th की पुस्तक कंप्लीट होती है, लंबा चौड़ा हिस्ट्री है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। उसके बाद देखिएगा, सांगा के बाद रतन सिंह 1528 से 1531 तक मेवाड़ के क्या रहे थे, महाना रहे थे, ठीक है। बच्चों एग्जाम में तो पता नहीं कि पूछा गया या नहीं पूछा गया, ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना। देखिएगा, मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर रतन सिंह दो हुए, एक तो पद्मनी वाला रतन सिंह, जिसका टाइम क्या माना जाता है, 10th की पुस्तक के हिसाब से उसका टाइम 1502 से लेकर और 1503 माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर 1501 भी दे रखा है। तो रतन सिंह 1302 में भी हो चुका, तो वो रतन सिंह क्या है, प्रथम, ठीक है, फर्स्ट। और ये रतन सिंह है, ये क्या है, द्वितीय। तो आपसे पूछ सकता है कि महाना सांगा के बाद मेवाड़ का महाना कौन बना, रतन सिंह प्रथम बना या रतन सिंह द्वितीय बना, तो आप लोगों को उत्तर क्या देना है, रतन सिंह द्वितीय बना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आगे। उसके बाद में आता है उदय सिंह। देखिएगा, वैसे तो महाना सांगा अपने आप के अंदर एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं 10th की पुस्तक, जिस उस पुस्तक के अंदर जितना दे रखा है उतना ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि फटाफट एक बार आप पुस्तक का अध्ययन कर सको। उसके बाद नेक्स्ट बातें देखते हैं। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से लेकर 1572 ईस्वी इनका शासनकाल माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन के प्राणों का बलिदान देकर उदय सिंह की बनवीर से क्या करती है, रक्षा। इतिहास की बहुत यूनिक लाइन है और बहुत बार पूछी गई है कि उदय सिंह के प्राणों के लिए किसने अपने पुत्र का बलिदान दिया, तो पन्ना धाय ने दिया, और पुत्र का नाम क्या था, चंदन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में रखा गया। यहीं पर 1537 में मालदेव के सहयोग से उनका क्या किया गया, राज्याभिषेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या पूछता है कि महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, तो महाराणा उनका उदय सिंह का राज्याभिषेक था वह आपका कुंभलगढ़ में किया गया, ठीक है। ये भी याद रख लेना, किसके सहयोग से किया गया था, तो मालदेव के सहयोग से। हालांकि आगे चल करके मालदेव और उदय सिंह के आपस में जो संबंध है वो बिगड़ भी जाते हैं, उसकी बातें भी अपन करेंगे। उसके बाद देखिएगा, उदय सिंह ने 1559 के अंदर, ठीक है, उदयपुर नगर बसा करके और उसे अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। ये भी बहुत छोटी छोटी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, बड़ी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया। उदय सिंह ने उदयपुर में उदय सागर झील और मोती मगरी महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। मोती मगरी वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है कि मोती मगरी के महलों का निर्माण था वो किसने करवाया था, तो वो उदय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। उसके बाद में आता है अक्टूबर 1567 के अंदर अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उदय सिंह जयमल व पत्ता को किले की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं कहाँ चला गया था, जंगलों में चला गया था। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, इसको भी याद रखना कि अकबर ने जब चित्तौड़ किले पे आक्रमण किया तो उदय सिंह ने चित्तौड़ किले की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, जयमल और किसको, पत्ता को। जयमल राठौड़ था, पत्ता सिसोदिया था, आमेट का रहने वाला था, आमेट राजसमंद में पड़ता। नेक्स्ट देखिएगा आगे। उसके बाद में आता है अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर, प्रसन्न होकर आगरा किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। जयमल और पत्ता की अगर गजारूढ़ मूर्तियों की बात करते हैं तो इन मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने, आगरा किले के बाहर, ठीक है ना। और ये हाथी के ऊपर सवार प्रतिमाएं बताई जाती है, क्योंकि अकबर इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। इनका युद्ध लड़ने का जो तरीका था उसको देख करके अकबर दांतों तले अंगुली दबा लेता है, ठीक है, बड़ा प्रसन्न होता है कि वाह कैसे वीर योद्धा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे। अब इस टॉपिक में देखिएगा प्रश्न क्या क्या बनते हैं, ठीक है, वो प्रश्न देखिएगा। सिंपल सिंपल बता देता हूँ, टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न आपके कौन कौन से हैं, तो वो देखिएगा आप लोग। देखिएगा, निम्नलिखित में से महाराणा सांगा का भाई नहीं है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, राज सिंह है, जयमल है, रायमल नहीं है, ठीक है। रायमल तो ध्यान रखना इन सब का, ठीक है। सांगा और सांगा के अलावा ध्यान रखना कौन, पृथ्वीराज, उसके अलावा राज सिंह और कौन,
जयमल, इन तीनों का क्या है, पिताजी है, क्योंकि ये तीनों भाई है, इन्हीं के अंदर उत्तराधिकार युद्ध होता है। तो पहले का सही उत्तर होगा आपका क्या, डी होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से हिंदू पथ किसकी उपाधि है। हिंदू पथ उपाधि की अगर बात करें तो महाराणा कुंभा की नहीं है, महाराणा प्रताप की भी नहीं है, महाराणा संग्राम सिंह की है, ठीक है, उदय सिंह की भी नहीं है। ध्यान रखना, सांगा को संग्राम सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संग्राम सिंह प्रथम के नाम से भी पुकारा जाता है। एक संग्राम सिंह आगे चलकर होता है, जिसने होडा सम्मेलन की योजना बनाई थी, लेकिन उनका 1534 ईस्वी के अंदर उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, जनवरी माह के अंदर, ठीक है। होडा सम्मेलन तो आपका 17 जुलाई 1734 को हुआ था, लेकिन इनकी डेट थी वो आपकी जनवरी के अंदर हो गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा। ओके, ये हिंदू पथ है, इसकी उपाधि है, ध्यान रखना। तो ये महाराणा सांगा की उपाधि बताई जाती है। और एक आती है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, तो ये उपाधि किसकी है, तो ये उपाधि महाराणा कुंभा की है। ये मैंने आपको बता भी दिया पीछे। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, निम्नलिखित में से सांगा से संबंधित असत्य कथन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। और आजकल ज्यादातर वो यही पूछ रहा है, ठीक है। महाराणा सांगा से असंबंधित कथन कौन सा है, सांगा के समकालीन मालवा का सुल्तान नासिरुद्दीन था, बिल्कुल राइट है, ध्यान रखना। नासिरुद्दीन 1511 में मरा, उसके बाद ही तो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय ने भाग लिया था। ओके, उसके बाद में मेदिनी राय को सांगा ने शरण दी, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद सांगा के समकालीन मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी देखते था, बिल्कुल ये भी सही है। सांगा के समकालीन गुजरात का सुल्तान गफूर खां था, ये गलत है। सांगा के समकालीन, ध्यान रखना, गुजरात का सुल्तान कौन था, तो मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह द्वितीय था। कौन था, मुजफ्फर शाह द्वितीय। ओके, ये तीसरा कंप्लीट और चौथा देखिएगा, कौन से युद्ध के बाद महाराणा सांगा या सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना, वो क्या होगा आपका, बाड़ी होगा, बाड़ी का युद्ध। ओके, जो 1518 के अंदर लड़ा गया था, सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिएगा, 28 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हुई। सांगा दूसरा, सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। तीसरा, तुलुगमा पद्धति सांगा की हार का कारण बनी। चौथा, मांडलगढ़ में सांगा सांगा का समाधि स्थल है। तो डी वाला सही, सी वाला सही, बी वाला सही, ए वाला गलत है। सांगा की मृत्यु तो ध्यान रखना कब हुई थी, तो आपके 30 जनवरी 1528 को हुई, कालपी मध्य प्रदेश में, सामंतों ने जहर दे दिया था। आगे उदय सिंह के लिए असत्य कथन है, मालदेव के सहयोग से राज्याभिषेक किया गया, बिल्कुल राइट है। उदय सागर झील मोती मगरी के महल बनवाए, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। जयमल व पत्ता उनके उसके सेनानायक थे, बिल्कुल सही है। पन्नाधाय उदय सिंह को मांडलगढ़ के लिए ले गई, ठीक है, मांडलगढ़ नहीं लेके गई थी, बल्कि कहाँ ले गई थी, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, जहां पे उदय सिंह को किसकी देखरेख में रखा गया था, तो आशा शाह है, आशा शाह की देखरेख में रखा गया था। सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अकबर के द्वारा जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां बनवाई गई, बहुत सिंपल है, कहां बनवाई थी, आगरा के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये ध्यान रखना बच्चों, आज की एक छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम एक सपोर्ट तो आप लोगों को करनी ही चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है महाराणा प्रताप की। ओके, तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।